Hello students, welcome to our YouTube channel Inspiring Mathematics by Anup Mudgil। लास्ट लेक्चर में हमने परमुटेशन के ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कस किया था और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है ये हमने काफ़ी इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया था। एज वेल एज हमने परमुटेशन का फॉर्मूला भी वहाँ पर डिस्कस किया था, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो फटाफट उस फॉर्मूले पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.3 आज हम इस लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने लिखा 7p4, इसको सोल्व करना है। फर्स्ट के तीनों ही पार्ट आसान है और आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। 7p4 को सोल्व करना है तो इसका मतलब यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? NPR का फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्या बनेगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहां से जब हम 7p4 को सोल्व करेंगे तो 7p4 पे फॉर्मूला बनेगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 दैट इज 3। ऊपर तो रहेगा 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 माइनस 4। 7 माइनस 4 कितना? 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट। ठीक है, 7 को सोल्व किया, 3 फैक्टोरियल तक पहुंचाना है ताकि ये कैंसिल हो जाए। यहां 20 120 और 840, ये इस कंप्लीट का रिजल्ट आ गया 7p4 की वैल्यू। ऐसे बाकी 2 पार्ट है, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप ऐसे कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में और राइट हैंड साइड निकालेंगे, दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। आगे चलते हैं इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। अब हम थर्ड के भी सभी पार्ट्स एक जैसे हैं, सभी में n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहले हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट लिया, np6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स np5। np6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स np5। इसको सोल्व करना है। यहां np6 का फॉर्मूला लगा देंगे, कितना बनेगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 6 फैक्टोरियल। यहां पर परमुटेशन का फॉर्मूला, यहां जब हम सोल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल। दोनों साइड n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। यहां आ गया 1 अपॉन ये हमने लिख दिया 1 अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहां पर 3 अपॉन, यहां n माइनस 6 है, यहां n माइनस 5 है। दोनों में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली n माइनस 5। तो जो बड़ा है उस पर फैक्टोरियल सोल्व करेंगे। n माइनस 5 एक कम करेंगे, n माइनस 6 फैक्टोरियल लगा करके रुकेंगे ताकि दोनों तरफ n माइनस 6 फैक्टोरियल से n माइनस 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जब यहां आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, कैंसिल हो गया। सो 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन n माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, n माइनस 5 इज इक्वल टू 3, सो n इज इक्वल टू 8। n की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। कुछ और इसमें ले लेते हैं। इसका 5th पार्ट हमने लिया, सिंपली आसान से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है बस इसमें। इसका 5th पार्ट अगर हम सोल्व करें तो 16np3 इज इक्वल टू 13n प्लस 1 p4 p3 इसको सोल्व करना है। 16 इंटू np3 इज इक्वल टू 13 इंटू n प्लस 1 p3। 16 मल्टीप्लाई, यहां np3 पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई, यहां अब हम n प्लस 1 p3 पे भी फॉर्मूला लगाएंगे, कितना होगा?
n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस 3, कितना आएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए यहां n है, यहां n प्लस 1 है, यहां n है, यहां n प्लस 1 है, दोनों में बड़ा कौन है n प्लस 1, तो n प्लस 1 पे फॉर्मूला लगा दें। जब हम n प्लस 1 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो n प्लस 1 एक कम करके n और फैक्टोरियल लगा करके रुक जाएंगे, दोनों तरफ ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, क्योंकि ये n फैक्टोरियल यहां नीचे आएगा तब इससे कैंसिल करा देगा। यहां n माइनस 3 है, यहां n माइनस 2 है, दोनों में बड़ा कौन है n माइनस 2। n माइनस 2 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे, पहले आएगा n माइनस 2 मल्टीप्लाई में आएगा n माइनस 3, फैक्टोरियल लगा करके रुकेंगे, दोनों तरफ ये n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहां आ गया 16/1, यहां आ गया 13n प्लस 13 डिवाइडेड बाई n माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 16n माइनस 32, 13n प्लस 13, ये यहां आएगा तो 3n इज इक्वल टू 45, और यहां से n की वैल्यू आ गई 15। सो n की वैल्यू हमें यहां पे कितनी मिल गई 15। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 के आप सभी पार्ट्स इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ ऐसी ही कहानी है, कुछ इस टाइप के ही क्वेश्चंस हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे बात करूं, 4 टाइम्स 6pr इज इक्वल टू 6pr प्लस 1, 4 टाइम्स 6pr इज इक्वल टू 6pr प्लस 1, इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करके r की वैल्यू निकालनी है, फाइंड r, यहां से r निकालना है। सो 4 इंटू 6pr का फॉर्मूला लगाइए, कितना होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में से ये माइनस करेंगे तो ये 6 माइनस r माइनस 1 हो जाएगा ना, आई मीन 6 में से माइनस करेंगे, क्या 6 में से r प्लस 1 माइनस करेंगे तो ये 6 माइनस r माइनस 1 कितना हो गया 5 माइनस r फैक्टोरियल, दोनों तरफ 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखिए यहां 6 माइनस r फैक्टोरियल है, यहां 5 माइनस r फैक्टोरियल है, 6 माइनस r में और 5 माइनस r में बड़ा कौन है, इस बार बड़ा कौन है 6 माइनस r, क्योंकि यहां पे भी r सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहां पे भी r सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन एक बार तो 6 में से r सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक बार 5 में से r सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा क्वांटिटी यहां बचेगी ना, तो ये जो बड़ा है इस पे अटैक करेंगे, इसका फैक्टोरियल सोल्व करेंगे, तो कितना आएगा पहले 6 माइनस r, अब एक कम करेंगे इसमें से, कितना आएगा 5 माइनस r, फैक्टोरियल लगा करके रुकेंगे, जहां रुकना है वहां फैक्टोरियल लगा करके रुक जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट, फैक्टोरियल फाटक है वहां पे रुक जाना है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पे तो 1 ही रह गया, 4/6 माइनस r इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस r इज इक्वल टू 4, और r की वैल्यू यहां पे 2 आ गई। ठीक है, ये हमें यहां से r की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो चलते आगे क्वेश्चन में, तब तक आप इस 4 के भी पार्ट्स करके देख लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सभी में सिंपली r की ही वैल्यू निकालनी है, जैसे थर्ड में हमने n की वैल्यू निकाली थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, 5th तो 4 के जैसे ही, उसमें भी एक r की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। अगर मैं बात करूं 6, 7, 8, तो तीनों एक टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम डिस्कस करते हैं, 2n माइनस 1 pn रेशियो 2n प्लस 1 pn माइनस 1 इज इक्वल टू 22:7, यहां से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए इस पे फॉर्मूला लगाइए, इस पे फॉर्मूला बन गया 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2n माइनस 1 माइनस n, ये आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल रेशियो, यहां जब हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे
तो ये बनेगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, 2n प्लस 1 में से ये माइनस करेंगे तो माइनस n प्लस 1 होगा ना, 2n माइनस n, ये हो गया n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22/7 फैक्टोरियल, सॉरी रेशियो है, डिवाइड में आ गया। अब यहां 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, रेशियो मतलब डिवाइड में मल्टीप्लाई होकर के इसका रिवर्स हो जाएगा, n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22/7। यहां 2n माइनस 1 है, यहां 2n प्लस 1 है, दोनों में बड़ा कौन है? 2n में से एक कम किया गया, यहां 2n में एक प्लस किया गया, बड़ा कौन है? 2n प्लस 1। इस पे फैक्टोरियल सोल्व करेंगे, एक कम करेंगे तो कितना आएगा? 2n, एक कम करेंगे कितना आएगा? 2n माइनस 1। फैक्टोरियल लगा के रुक जाएंगे ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। अब यहां n माइनस 1 है, यहां n प्लस 2 है, दोनों में बड़ा कौन है? n प्लस 2। तो इस पे हम सोल्व करेंगे, n प्लस 2 फैक्टोरियल को हम सोल्व करेंगे। n प्लस 2, एक कम करेंगे n प्लस 1, एक कम करेंगे n, एक कम करेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल, ताकि नीचे ये n माइनस 1 फैक्टोरियल ही आए। n प्लस 2 n माइनस 1 बड़ा है n प्लस 2, n माइनस 1 तक ले गए, नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल ही है, और साथ में ये कितना? 2n प्लस 1 2n इज इक्वल टू 22/7। n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां n से n भी कैंसिल हो गया, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, आई मीन 2 से मल्टीप्लाई तो यह आएगा 4n प्लस 2, 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 22/7। और इसके बाद आप इजीली कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को सोल्व करके हम यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज 7.3 थी, आप इजीली इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई जो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हो, सीधे सीधे क्वेश्चन से आपको सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है और फैक्टोरियल्स को सोल्व करना है। चलिए, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.4, उसमें अब फिर से हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, और इस क्वेश्चन में कहां परमुटेशन लगेगा, कहां कॉम्बिनेशन लगेगा, हालांकि कॉम्बिनेशन तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, परमुटेशन ही है। तो स्टेटमेंट से आपको यह क्लियर होगा कि परमुटेशन की अरेंजमेंट्स क्या होती है, 1 by 1 सिलेक्शन होता है और ऑर्डर मैटर नहीं करता। आई एम सॉरी, ऑर्डर मैटर करता है, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। लास्ट लेक्चर को आप फिर से एक बार देख लें जहां मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस बताया था। तो अब परमुटेशन को लेकर के, रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस को लेकर के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.4। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला यही लगेंगे। तो क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.4 में, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन ए क्यू। ये क्वेश्चन मैंने एज ए एग्जाम्पल भी आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि 40 बच्चों को अगर एक लाइन में अरेंज करना हो तो कितने अरेंजमेंट होंगे। तो यहां पे क्या है, 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों को एक क्यू में, एक पंक्ति में, एक रो में स्टैंड कराना है, तो उनका अरेंजमेंट कितना होगा। तो 6 बच्चों की अगर एक लाइन बनवानी तो ऑर्डर मैटर करेगा, किसी को आगे किसी को पीछे कर दे तो सबकी पोजीशन बदल जाएंगी। ऑर्डर मैटर करता है, कौन पहले कौन बाद में, तो क्या होगा, परमुटेशन। तो आप इसको करने के लिए 2 तरीके यूज में ला सकते हैं। एक तो हमने पीछे 7.1 में किया था, और एक आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे? एक तरीका तो ये है कि 6 बच्चे हैं तो 1 2 3 4 5 6, देखिए ये 6 जगह हो गई है, ये एक रो बना दी है।
जब यहां जब पहले नंबर पे किसी एक बच्चे को खड़ा किया जाएगा तो पहले फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए, फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए मेरे सामने कितने ऑप्शन होंगे? 6 बच्चों में से किसी को भी एक पहले खड़ा कर सकता हूं ना। उसके बाद उसके पीछे 5 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 720 तरीके से उन 6 बच्चों की लाइन बनाई जा सकती है, किसी को आगे पीछे करके सबके अलग अलग अरेंजमेंट 720 होंगे, राइट। एक तो ये तरीका हो गया जो पीछे हमने किया। आप इसको लिख देंगे, वेज टू फिल अप फर्स्ट प्लेस 6, वेज टू फिल अप सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 सबके मल्टीप्लाई। या दूसरा तरीका ये भी है, आप सीधे लिखिए रिक्वायर्ड वेज। क्वेश्चन ने जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड वेज क्या होंगे? 6p6। 6 बच्चे हैं और 6 के 6 को अरेंज करना है। 6 बच्चे हैं, 6 के 6 को अरेंज करना है 6 प्लेसेस पे। 6p6 कितना बनेगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल। फॉर्मूला लगा दिया, 6 फैक्टोरियल नीचे इन दोनों का माइनस 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 हो गया तो कितना? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल हो गया 720। 6 फैक्टोरियल यही तो होगा। तो दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल इसी की तरह। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक्स, one each in chemistry, physics, biology, mathematics be arranged in a shelf? किसी अलमीरा में, किसी शेल्फ पे हमें 4 बुक्स को अरेंज करना है, एक मैथमेटिक्स की, एक फिजिक्स की, एक बायोलॉजी की और एक केमिस्ट्री की। तो कितने तरीके से उन बुक्स को अरेंज किया जा सकता है? तो देखिए, जब उस अलमीरा में मैं पहली बुक रखूंगा तो फर्स्ट बुक को रखने के लिए ऑप्शन कितने होंगे? 4, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1, कितना? 24। ठीक है। आप शेल्फ में जब पहले यहां पर सबसे पहले जब बुक लगाओगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में से किसी भी एक सब्जेक्ट की बुक यहां हो सकती है ना। तो पहले तो 4 ऑप्शन है, अगली बुक को अरेंज करने के लिए 4 में से कोई 3, क्योंकि एक बुक तो यहां आ चुकी है। नेक्स्ट के लिए फिर 2, नेक्स्ट के लिए 1। ये जो 24 है ये क्या काउंट करवा रहे हैं? यहां फिजिक्स, यहां केमिस्ट्री, यहां मैथमेटिक्स, यहां बायोलॉजी। या हो सकता है यहां मैथमेटिक्स हो, यहां बायोलॉजी हो, या ये हो सकता है कि यहां बायोलॉजी हो, यहां फिजिक्स हो, यहां मैथमेटिक्स हो। तो अलग अलग जब अरेंजमेंट बनेंगे, यहां केमिस्ट्री कर दिया, यहां हमने बायो कर दिया, यहां हमने फिजिक्स कर दिया, तो ये अलग अलग जो आपके जो भी क्या बता रहा हूं मैं, पैटर्न बनेंगे, अरेंजमेंट्स बनेंगे, वो टोटल कितने होंगे? 24। और दूसरा तरीका आप सीधे भी कर सकते थे, रिक्वायर्ड वेज कितना? 4p4। 4 बुक है, 4 जगह पर अरेंज करनी है। 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल कितना? 24। तो दोनों में से कोई भी तरीका आपका हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए फटाफट सेकंड क्वेश्चन करके देखिए, कुछ आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं, जो एक बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे। देखना, कुछ डिफरेंस इसमें आपको देखने को मिलेगा और स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस में। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं ये बात कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपके दिमाग में सॉल्यूशन नहीं आएंगे। क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वांट्स टू अरेंज 3 इकोनॉमिक्स, 2 हिस्ट्री एंड 4 इंग्लिश बुक्स ऑन ए शेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही थोड़ा सा चेंज आएगा। एक बच्चे को 3 तो इकोनॉमिक्स की बुक, 2 हिस्ट्री की और 4 इंग्लिश की बुक्स को अरेंज करना है एक शेल्फ पे। इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, सभी सब्जेक्ट की जो ये बुक्स हैं ये सब अलग अलग हैं। अब इस बात के कहने के मायने क्या है अलग अलग है? क्योंकि अगर ये सेम होती, मान लीजिए 3 इकोनॉमिक्स की बुक है और तीनों 12th की है, ये एक इकोनॉमिक्स की बुक हो गई, ये दूसरी 12th इकोनॉमिक्स की बुक, दूसरी भी 12th इकोनॉमिक्स की बुक और तीसरी भी 12th इकोनॉमिक्स की बुक। अगर ये तीनों ही 12th की इकोनॉमिक्स की बुक है तो आपने
पहली बुक यहां रख दी, दूसरी यहां, तीसरी यहां। अगर आपने इस बुक को यहां रख दिया, इसको यहां रिप्लेस कर दिया, तो ये जो अरेंजमेंट है और जो रिप्लेस करने के बाद अरेंजमेंट आया उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो अलग काउंट नहीं होगा। जैसे बच्चे देखिए, जैसे मैं क्या क्या कह रहा हूं, जैसे ये एक मैंने बॉक्स बनाया ब्लैक कलर का, दूसरा बॉक्स बनाया ब्लैक कलर का, दोनों ही ब्लैक ब्लैक कलर के बॉक्स हैं, ये एक अरेंजमेंट हो गया ना। मुझे दो बॉक्स बनाने थे, दोनों ब्लैक कलर के बनाने थे, ये एक अरेंजमेंट है ना। अगर मैं इस बॉक्स को यहां कर दूं और इस बॉक्स को यहां कर दूं तो ये कोई अलग अरेंजमेंट थोड़ी ना हुआ, ये तो वही, ये भी ब्लैक ब्लैक का ही कॉम्बो है। अगर ये ऐसा होता कि एक रेड है और एक ब्लैक है, तो पहले रेड फिर ब्लैक, या फिर पहले ब्लैक फिर रेड, ये दो काउंट हो गए ना। अब अगर मेरे पास कलर एक ही है और दो बॉक्स बनाने, तो ये पहले ये बाद में, या ये पहले ये बाद में, ये दोनों एक ही काउंट होंगे ना। आई मीन जो इको की बुक यहां है वही यहां है, वही यहां है। अगर इस बुक को यहां रख दे या इसको यहां रख दे, इनको आगे पीछे कर दे, तो वो डिफरेंट अरेंजमेंट थोड़ी ना हुआ, वो तो वही अरेंजमेंट हुआ जो पहले का था। तो तीन इकोनॉमिक्स की बुक तीनों क्या है, अलग अलग है। अलग अलग कहने का मतलब जैसे एक 10th की हो गई, एक 11th की, एक 12th की, तो हो सकता है पहले हम 10th की रख दें, फिर हम 11th की बुक रख दें, फिर हम 12th की बुक रख दें। ये एक अरेंजमेंट हो गया। दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता था कि पहले 11th रखें, फिर 12th रखें और फिर 10th की बुक रखें। तो ये एक इस अरेंजमेंट में और इस अरेंजमेंट में डिफरेंस आ गया ना। अगर ये तीनों ही 12th की होती तो ये भी 12th, ये भी 12th, ये भी 12th, आगे पीछे करते तो भी सब वो और ये अरेंजमेंट सेम होता ना। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात कि तीन इकोनॉमिक्स की बुक अलग अलग, इस बात के कहने के मायने क्या है, ताकि उन सबको अगर आगे पीछे अरेंज किया जाए तो बुक क्लास के हिसाब से उन तीनों बुक के डिफरेंट के हिसाब से अरेंजमेंट्स अलग अलग काउंट होंगे। ऐसे ही ये जो दो हिस्ट्री की बुक है ये अलग अलग है। मान लीजिए ये एक 11th की है, एक 12th की है, तो पहले 11th फिर 12th, या पहले 12th फिर 11th, तो ये दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गए ना, अलग अलग अरेंजमेंट हो गए ना। अगर ये दोनों ही 12th की होती तो यहाँ 12th, यहाँ 12th, अगर मैं 12th को आगे रख दूं और इस 12th को पीछे रख दूं, तो ये दोनों तो बुक तो सेम ही है ना, वो अरेंजमेंट अलग अलग काउंट नहीं होंगे, राइट? क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बुक्स को अरेंज करना है, जगह नहीं, बुक्स को अरेंज करना है कि आगे पीछे कौन सी बुक पहले कौन सी बाद में। तो तीन इकोनॉमिक्स की बुक अलग अलग है, दो हिस्ट्री की बुक ये भी दोनों अलग अलग है, चार इंग्लिश की बुक, ये चारों इंग्लिश की बुक भी अलग अलग है, एक 9th की, एक 10th की, एक 11th की, एक 12th की। ऐसे हम चार इंग्लिश की बुक को सोच ले। अब इन सब को एक अलमीरा में अरेंज करना है, तो टोटल अरेंजमेंट क्या होगा? फर्स्ट पार्ट में तो ये पूछ रखा है कि इन सभी बुक्स का टोटल अरेंजमेंट क्या होगा अगर मुझे इन सब बुक्स को एक अलमीरा में अरेंज करना हो। तो ये टोटल कितनी बुक्स हो गई? 9। इनका अरेंजमेंट होगा 9p9, आई मीन 9 फैक्टोरियल, राइट? 9 फैक्टोरियल को जब आप सोल्व करेंगे तो इस 9 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 362,880, ठीक है, यही आएगी 362,880। मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप, 987654321, ये मल्टीप्लाई आएगी। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 बुक्स को अरेंज करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब आप सबसे पहले एक बुक रखेंगे तो आपके सामने 9 ऑप्शन होंगे, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5 4 3 2 1, ये सब 9 फैक्टोरियल ही है। अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट पे, देखिए सेकंड पार्ट में काफी ट्विस्ट है। इस सेकंड पार्ट में इसमें कह रहा है कि बुक्स को अरेंज तो करना है, लेकिन इस बार वो बुक्स को अरेंज करना चाह रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, जब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक एक साथ ही रखे। आई मीन इंग्लिश की बुक एक साथ रखे, हिस्ट्री की बुक एक साथ रखे, इकोनॉमिक्स की बुक एक साथ रखे। तो देखिए क्या होगा अगर वो
3 इकोनॉमिक्स की बुक को अरेंज करना चाहता है सेकंड पार्ट में, अरेंजमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स। इको की बुक्स को, इको की 3 बुक्स हैं, इको की 3 बुक को जब वो अरेंज करेगा तो पहले 9 फिर 10 फिर 11, या पहले 11 फिर 10 फिर 9, ऊपर नीचे जब उन बुक्स को रखेगा या आगे पीछे जब रखेगा तो 3 बुक्स, इन 3 इको की बुक को अरेंज होने में 3 फैक्टोरियल वेज बनेंगे। 3 2 1, इको की कोई एक बुक रखेंगे तो 3 ऑप्शन, फिर 2 फिर 1, तो कितने बनेंगे इसके लिए 6 वेज। ऐसे ही अरेंजमेंट ऑफ हिस्ट्री बुक्स, हिस्ट्री की बुक्स को अरेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल, 2 ही तरीके होंगे, पहले 11 फिर 12 या पहले 12 फिर 11। यहां पे तो मिक्स था कि टोटल अरेंजमेंट बताओ, नो की नो बुक, कोई आगे पीछे नहीं, मतलब कोई सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं, बस आगे पीछे रख दी, नो बुक कितने तरीके से अरेंज हो सकती है, इतना हो गया। अब सब्जेक्ट वाइज रखना है, तो सब्जेक्ट वाइज इको की बुक इतने तरीके से, हिस्ट्री की बुक इतने तरीके से, और अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश बुक्स कितना 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। समझ में आ रहा है 4 फैक्टोरियल क्यों लिखा, 4 3 2 1 4p4, 4 फैक्टोरियल 24। अब इसमें एक चीज और है, वो बच्चे मिस कर देते हैं, यहां तक समझ में आता है, वो बच्चे मिस कर देते हैं। अब हम यहां पर अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स और करेंगे। आपने बुक्स को तो अरेंज कर दिया, सब्जेक्ट्स को भी तो अरेंज करेंगे। सब्जेक्ट वाइज रख रहे हैं ना, तो हो सकता है कि किसी बच्चे ने पहले इको की बुक रखी हो सारी। अब मैं सब्जेक्ट्स, इको की कितनी बुक 3, 1 2 3, ये इको की अरेंज की है। फिर उसने अरेंज की है किसकी बुक, हिस्ट्री की, ये 1 2 हिस्ट्री की बुक्स अरेंज की है। और फिर उसने इंग्लिश की बुक 1 2 3 4, फिर उसने इंग्लिश की बुक अरेंज की है। पहले इको की बुक को लगाया, फिर हिस्ट्री को, फिर इंग्लिश को। ऐसा भी तो हो सकता था कि वो पहले इंग्लिश की बुक्स को अरेंज करें, फिर हिस्ट्री को, फिर इकोनॉमिक्स को, या ऐसा हो सकता था कि पहले यहां इंग्लिश को अरेंज करें, यहां हिस्ट्री की बुक्स को अरेंज करें। मेरी बात समझ में आई? बुक्स का अरेंजमेंट हो गया है, लेकिन सब्जेक्ट का भी तो होगा ना, कि कौन से सब्जेक्ट की वो नीचे रख रहा है, कौन सब्जेक्ट के ऊपर, कौन सब्जेक्ट की मिडल में, या कौन सी को पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, या तीसरे नंबर पे। तो अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट कितना 3 फैक्टोरियल, ये 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री इंग्लिश इको, ये आपस में, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां, जब ये एक दूसरे की पोजीशन चेंज करेंगे तो ये 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे ना। जब मैं पहले किसी एक सब्जेक्ट की बुक को अरेंज करूंगा तो मेरे सामने 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को आगे रखने के लिए 3 ऑप्शन, दूसरे नंबर पे 2 ऑप्शन, लास्ट में 1 ऑप्शन, तो 3 2 1, 3 फैक्टोरियल कितना 6 आ गया। और अब हम यहां पर जो टोटल वेज निकालेंगे, जो रिक्वायर्ड वेज होंगे, वो हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सब की मल्टीप्लाई। सो रिक्वायर्ड वेज इन सबको मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 24 एंड मल्टीप्लाई 6। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं बच्चे? अगर ये क्वेश्चन अब आपके दिमाग में आए ना तो बड़ी गड़बड़ है। फर्स्ट डे जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ तब उस लेक्चर को देख रहे हैं, हमने बार बार बताया था कि मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए वहीं पे। अभी भी डाउट है तो उस लेक्चर को प्लीज आप देखें, वहां आपका डाउट क्लियर होगा। और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 इतना आ जाएगा। तो ये सभी बुक्स का अरेंजमेंट, ये सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट, ठीक है। तो आसान सा है, आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने सोल्व कर दिया है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, हाउ मेनी 6 digit telephone number can be constructing with the digits 0 to 9 if number start with 35 and no digit appear more than once। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में 0 to 9, 0 से लेकर के 9 तक डिजिट्स हैं, इनको लेकर के 6 डिजिटल टेलीफोन नंबर तैयार करना है। 6 डिजिटल 1 2 3
4 5 6 डिजिटल टेलीफोन नंबर तैयार करना है। तो बताओ 0 से 9 डिजिट्स का यूज करते हुए 6 डिजिटल कितने टेलीफोन नंबर्स बना सकते हैं इफ ऑल द नंबर स्टार्ट विथ 35, जब सभी टेलीफोन नंबर 35 से स्टार्ट हो। तो इसका मतलब 3 और आगे 3 आएगा, बाद में 5 आएगा, 3 और 5 तो फिक्स हो गए ना। 3 आने का एक ही तरीका है ना, एक ही ऑप्शन है, 5 आने के लिए भी एक ही ऑप्शन है। यहां जो नंबर आएगा उसके लिए ऑप्शन कितने हैं? 8, क्योंकि 0 से 9 तक 10 डिजिट हो गई, 10 में से 2 डिजिट तो यहां यूज हो गई है, इसके लिए ऑप्शन 8 है, इसके लिए 7, इसके लिए 6, इसके लिए 5, 30, 1680 आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कि 1680 क्यों आए हैं। 35 से स्टार्ट करना था, तो यहां पे तो फिक्स हो गया ना कि 3 आएगा, वो एक ही तरीका है। नंबर ऑफ वेज को काउंट कर रहे हैं ना, 5 आने का एक ही तरीका कि 5 ही आएगा बस। इसके लिए 8, 0 से 9 तक 10 डिजिट्स हैं, 3 और 5 फिक्स हो चुके, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आने चाहिए, रिपीट नहीं होनी। तो 8 में से कोई भी आ जाएंगे यहां पर। यहां बाकी जो बच गए 7 में से कोई एक, 6 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, 1680 टेलीफोन नंबर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो बस इस लेक्चर में यहीं तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप कर लें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस करके देख लें। थैंक यू वेरी मच।